बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी एंटी टेस्ट सीरीज़ उसका आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम कहेंगे लेक्चर नंबर 17। और लेक्चर नंबर 17 में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, फिर वो एंटी टेस्ट में कैसे आती हैं। जितना भी कॉन्टेक्ट है, जितने भी कंटेंट्स हैं डेटा के या प्रोग्रामिंग के, वो आएंगे वही जो आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड है। बस उसके अंदर थोड़ा सा आप ये समझ लें कि उन स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा चेंज किया जाता है या ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जाए। बाकी अगर आपने प्रॉपर ये लेक्चर सुना है, प्रॉपर अपनी बुक को, एंटी टेस्ट की बुक को अगर आपने उसमें से गो थ्रू हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, टर्म्स जो हैं सबसे पहले वो समझ लें, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास सबसे पहली जो टर्म है वो है जी प्रोग्रामिंग। होती क्या है? ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या है? तो इसकी जो वन वर्ड डेफिनेशन है, याद रखना, प्रोग्रामिंग अ टेक्निक। ठीक है, सिंपल। ये क्या है? एक टेक्निक है, या आप कह सकते हैं कि ये एक स्किल है। ठीक है, जो जिससे हम प्रोग्राम लिखते हैं, ये इसकी वन वर्ड डेफिनेशन। प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है या स्किल है जो कि प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होती है। दूसरी जो टर्म है वो है जी प्रोग्रामर क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग को हम दूसरे लफ्ज़ों में वही कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ERING। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो प्रोग्रामर क्या होता है जी, या जिसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामर एंड इंजीनियर सेम चीज़ है। ये क्या होता है जी? ये वो पर्सन होता है, पर्सन जो जिसको ये स्किल आती होती है। अ पर्सन हु राइट द प्रोग्राम। ठीक है, पर्सन हु राइट द प्रोग्राम। तो ये हमारे पास आ गई जी। ठीक है, राइट प्रोग्राम, उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी टर्म है इसके अंदर वो आ गई जी प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? तो बच्चों याद रखो, प्रोग्राम जो है वो आपको पता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होती हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसको हम मशीन को देते हैं फॉर वर्क परफॉर्मेंस। ओके, वन वर्ड डेफिनेशन। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं बच्चों, वो देख लें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली सेट ऑफ, क्या होती हैं? सेट ऑफ लेक्सिकल स्टेटमेंट्स। ठीक है, लेक्सिकल स्टेटमेंट्स का सेट होती हैं जो कि प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है, आप आगे आप लिख सकते हैं हु यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, या टू राइट अ प्रोग्राम, कुछ भी लिख लें, एक ही बात है। तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये 4 बेसिक टर्म्स हैं जो बार बार आती हैं इसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम डिवाइड करते हैं कुछ हाई और कुछ लो लेवल के अंदर। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लें। ठीक है जी, इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख के। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उसकी आप समझ लें, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसकी जो टाइप्स हैं हमारे पास बेटा वो 2 हैं। एक होती हैं हाई लेवल और दूसरी क्या होती हैं? लो लेवल। याद रखिए प्लीज़, इनमें पहला पॉइंट, इनमें कॉमन बात क्या है? कॉमन बात क्या है जी? कॉमन इज़ दे बोथ आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, दे बोथ आर कंप्यूटर लैंग्वेज। ये दोनों ही कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये नहीं है कि जनाब जो हाई लेवल है वो कहते हैं जी ये तो ह्यूमन लैंग्वेज है। नहीं, बस इसके लेवल हैं। लेवल जो होती है वो टाइप्स नहीं होती। लेवल्स का मतलब ये होता है कि एक चीज़ है उसी से रेलिवेंट, बस उसको हमने उसके दर्जे बनाए हुए हैं। ठीक है, उसको हमने डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट्स के अंदर, लेवल्स के अंदर, तरजीहात के अंदर हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास हाई लेवल है ये बी कंप्यूटर लैंग्वेज है, बट इसके साथ आप एक वर्ड लिख लेंगे, क्लोज टू ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग से क्लोज होती है, पहली बात। ठीक है, ये क्लोज टू मशीन होती है। ये पॉइंट काइंडली नोट करते जाइए आप लोग। ठीक है, इसको इसमें आप ये समझ लें कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है, जैसे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जो है उसके बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे इंक्लूड है, जैसे प्रिंट है। ठीक है, इस तरह की वर्डिंग ये डिफरेंट इसके अंदर होती हैं।
इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कोड हैं नॉर्मली इसके अंदर वो 2 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ में, इसीलिए आपको पता है हम इसको 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ में भी डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं कि जनाब ये असेंबली है, ठीक है, और एक को हम कहते हैं जी वो है मशीन। तो जो असेंबली है इसके स्पेशल कोड्स होते हैं, जैसे AX001934MP। आप गौर कर रहे हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स ह्यूमन लैंग्वेज के हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ 0110 भी हैं, तो इसीलिए इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं निमोनिक्स कोड्स, ठीक है, निमोनिक्स कोड्स। ये M साइलेंट, ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं। और ये जो है आप इसको ऐसे कहें कि ये जो है ये लेट्स सपोज 100% क्लोज है किसके, ह्यूमन लैंग्वेज के, ठीक है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ये आप समझ लें कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो 50% ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज है और 50% ये मशीन के क्लोज है। अच्छा, ये जो होती है ये 100% आप समझ लें कि ये मशीन लैंग्वेज है, ये मशीन के क्लोज ही होती है। इसके स्पेशल कोड ही होते हैं 1100011101। इसमें कोई हाई लेवल का वर्ड, कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, मैथमेटिक्स, करैक्टर, सिंबल्स, इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती। स्ट्रेट फॉर 0110 ही होते हैं। तो इसको हम कहते हैं जनाब ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं हाई लेवल और लो लेवल के दरमियान। अब इसकी अगर एग्जांपल देखिए तो बेटा जो हाई लेवल की एग्जांपल है वो वही आ गई जी आप लोगों के पास। सबसे पहले बेसिक, ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए जैसे C है, C++ है, जैसे आप लोगों के पास जावा है, ठीक है, इनको आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर लें। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास जो है वो ये जावा होगी, उसके बाद लेट्स सपोज इसके अंदर PHP है, इसके बाद इसके अंदर HTML है, उसके बाद इसके अंदर विजुअल बेसिक है, और लेट्स सपोज इसके अंदर फोर्ट्रॉन है, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन। इस तरह की ये जितनी लैंग्वेजेस थी ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। और ये बनाई क्यों गई, क्योंकि ये सारी की सारी जो थी बच्चों ये असल में प्रॉब्लम सॉल्वर्स थी, ठीक है। ये जिस तरह का इशू आता था कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर उसी तरह की फिर प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होती थी, और प्रोग्रामिंग के लिए हमें फिर उसी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड होती थी। जैसे जो साइंटिफिक मेथड्स के लिए फोर्ट्रॉन चाहिए थी तो फार्मूला ट्रांसलेशन, बेसिक स्टूडेंट लर्निंग के लिए बेसिक चाहिए थी तो फिर बेसिक बन गई। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह शुरू में, ठीक है, आंसी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह उसके लिए ये आप लोगों को सी बनानी पड़ी। तो मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आई उसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम फिर उसी तरह की जो थी वो लैंग्वेजेस लाते रहे और वो लैंग्वेजेस यूज़ होती रही। लेकिन इनमें कॉमन बात कि ये सारी की सारी हैं तो कंप्यूटर की, बट ये स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्वर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इसीलिए फिर हम इसको फॉलो करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसकी अगर हम ये तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल होगी, और मज़े की बात ये है कि इसमें से शायद आप लोग ये लैंग्वेज पढ़ते हैं, ऐसे ही है जी, सी लैंग्वेज पढ़ते हैं ये वाली, ठीक है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, इसकी बात करते हैं तो असेंबली जो है इसकी स्पेशल लैंग्वेज ही है जिसका नाम भी असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज की कोई स्पेशल लैंग्वेज टाइप तो नहीं है, लेकिन इसके स्पेशल कोड होते हैं जिससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो मशीन कोड है। ये स्टोरी इतनी क्लियर हुई। इसके वेरी नेक्स्ट इसके ऊपर जो हमारे पास है वो आ गया जी लैंग्वेजेस की टाइप। बुक के ऊपर से भी आप लोगों को कोई हेल्प इसमें से लेनी चाहिए तो मशीन लैंग्वेजेस के बारे में कुछ पॉइंट्स है, या आप ऐसा करें हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में कुछ पॉइंट लिख लें। क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, हाई लेवल है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, ऑलरेडी आपको बता दिया। लो लेवल दे आर क्लोज टू कंप्यूटर इट सेल्फ कॉल्ड लो लेवल, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो, एक मशीन एक असेंबली, ऑलरेडी आप लोगों के सामने है। उसके बाद हमारे पास आ गई मशीन, तो मशीन के कुछ पॉइंट लिखिए। मशीन लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, इसके साथ ये भी लिख लें, ये जो मशीन है इसको अदर वर्ड हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ओके जी। तो ये बाइनरी लैंग्वेज वाली एक नई बात आ गई। और देखते हैं इसमें मशीन लैंग्वेज के बारे में कुछ हैं। दे आर ज़ीरोज़ एंड वंस, ऑलरेडी आपको बता दिया 0 1 होते हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड बाइनरीज ओनली, यस, ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। कंप्यूटर हर वो क्यों है आप लोगों को ऑलरेडी मैंने कई लेक्चर्स में बताया, क्योंकि जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये बना हुआ है बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, तो उसके अंदर लगे होते हैं लॉजिकल गेट्स,
अब लॉजिकल गेट्स आपको पता है वो इनपुट किस में लेते हैं, या 0 में या इनपुट 1 में, तो वो उसी इनपुट को ही तो यूज़ करके रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं 1 1 0 1 जो भी, ठीक है। तो इसी यही वजह है कि फिर ये 0 1 1 0 को अंडरस्टैंड करते। ओके, और कुछ इसमें हमारे लिए द प्रोग्राम रिटन इन द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको आपने पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, देन ही वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा जी, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है। एमसीक्यूज़ है ना। अब देखें वर्ड आम आसान सा ही है, मतलब अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है तो आपको समझ आ गई बड़ी आसानी से, लेकिन एंट्री टेस्ट में अगर आ जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते, पता नहीं ये क्या बात हो रही। तो भाई जो मशीन लैंग्वेज है इसको नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। चलें जी, एक न्यू पॉइंट, नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो ये आप लोगों ने नोट कर लेना, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो। उसके बाद असेंबली के बारे में कुछ पॉइंट्स, इसको अरेज करते हैं। आप हेडिंग दीजिए असेंबली, तो असेंबली के कुछ पॉइंट्स और देखते हैं जी क्या क्या आ सकते हैं। तो हेडिंग है हमारी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है जी। इसमें पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि ये स्पेशल कोड इसके अंदर होते हैं जिनको हम निमोनिक्स कोड्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें और देख लें जी, असेंबली इंस्ट्रक्शंस आर प्लेस्ड बाय इंग्लिश लाइक वर्ड्स। ओके, द वर्ड्स आर नॉन निमोनिक्स, इट प्रोनाउंस एज निमोनिक्स एज असेंबली लैंग्वेज यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स, ईजी टू राइट प्रोग्राम इन असेंबली, मोस्टली यूज फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। और ये एक चीज़ मैं आपको और इसके अंदर बता दूँ, ये जो इसके अंदर जो कोड लिखे जाते हैं उनका को फॉर्मेट इस तरह होता है 101 ABCX 100, ठीक है। असल में ये जितने हार्डवेयर वगैरह के मॉडल्स होते हैं ना, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर मॉडल्स वगैरह, उनके लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हैं, मतलब आपके कंप्यूटर्स के फिज़िकल जो पार्ट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए लिख लें प्लीज़, उनकी एड्रेसिंग के लिए, और उनको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। आपने कोई भी एक्सेस करनी, कोई डिवाइस, रैम रोम या CPU, तो आप जो जिस लैंग्वेज को आप यूज़ करते हैं वो असेंबली लैंग्वेज है। और ये बार बार आप यूज़ नहीं करते, हम इसकी जब कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं या कंप्यूटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर वर्किंग कर रहा होता है, तो ये ऑटो एग्जीक्यूटेबल होती हैं, ये खुद से पहले से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये जब क्रिएट हो जाती हैं देन कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको एड्रेसेस को, ऐसे नहीं आपने USB लगाई तो कंप्यूटर आपको कहे जी अब USB का एड्रेस भी एंटर करें, नहीं, वो खुद से वो एड्रेस उठाता है और ख़ुद से एड्रेस उठा के उसको एग्जीक्यूट करता है। बस ये कुछ पॉइंट्स थे लैंग्वेजेस को लेके जनाब। उसके बाद हमारे पास 2 डिफरेंट किस्म के कोड्स होते हैं लैंग्वेजेस के अंदर, वो आपको पता है जी कौन कौन से। जल्दी से हेडिंग दीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स। तो बेटा वो एक सोर्स कोड होता है, एक कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कोड, वो आप लोगों को पता है जी। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया कोड, ठीक है, आप C लैंग्वेज पढ़ते हैं तो C लैंग्वेज के अंदर लिखा गया कोड, इसको हम कहेंगे ये सोर्स कोड है। क्या है? सोर्स कोड है। और उसको हम फिर ट्रांसलेट करते हैं किसके अंदर, 0110 के अंदर, 00011010, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। एंट्री टेस्ट आता है जी कंप्यूटर इनमें से कौन से कोड को समझता है, इसको समझता है, बट देयर सम प्री प्रोसेसिंग्स, ठीक है, आपको कुछ प्री प्रोसेसिंग्स करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ वो इसको भी नहीं समझता, ये भी याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोड उसको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे जो पार्टी बेटा हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्टी जिसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं क्या? सिंपल, पहला पॉइंट, दे आर प्रोग्राम, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर असल में क्या है, दे आर प्रोग्राम। वो क्या करते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं। बच्चे जो बड़ी मिस्टेक करते हैं वो कहते हैं दे ट्रांसलेट हाई लेवल टू लो लेवल, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज ट्रांसलेट जस्ट आप ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट दी लैंग्वेजेस। क्यों? क्योंकि जब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की टाइप पढ़ते हैं तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के अंदर आपको पता है कौन कौन से आते हैं। एक आता है जी कंपाइलर, ठीक है, और इसी से मिलता जुलता आता है जी इंटरप्रेटर, ये इंटरप्रिटेशन, ये कंपाइलेशन, और एक आता है क्या, असेंबलर। अब जो असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये असल में हाई से लो में नहीं होता, ये असल में असेंबली और मशीन के दरमियान में होता है। इसीलिए जब कभी भी आप एंट्री टेस्ट में ये कहते हैं ना कन्वर्ट दी हाई इनटू लो, तो ये मिस्टेक होती है और बच्चे ये अक्सर मिस्टेक करते हैं, ठीक है। हाई टू लो नहीं, इसको ऐसे करें ट्रांसलेट दी लैंग्वेजेस।
अब वो हाई से लो या लो से लो हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर दी प्रोग्राम जो कि सोर्स कोड्स को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करते हैं। सोर्स कोड किस में हो सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, इवन वो लो लेवल लैंग्वेज का भी हो सकता है, इवन वो हाई लेवल का भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्लियर है। फिर हमने आगे इन जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं इनको डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट किस्म की टाइप्स के अंदर, ठीक है। अगर वो आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की टाइप्स देखी हैं, एक आप लोगों के पास सोर्स कोड है, एक ऑब्जेक्ट कोड है, फिर कंपाइलर है, फिर इंटरप्रेटर है। अब जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर, ये तीन पॉइंट्स हैं। अब ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, पहले तो इनको दोनों याद रखिए। ये अगर इस तरह आ जाए ना तो भाई याद रखो ये हाई से लो में जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो असम्बलर है ये असेंबली यानी कि लो से लो में ही रहता है, इसका हाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो फिर इन दोनों का फ़र्क देख लेते हैं जी, इन दोनों में क्या फ़र्क है वो ज़रा नोट कीजिए। पहली हेडिंग आप सारे देंगे, उसको हम कहेंगे जी कंपाइलर। क्या देंगे जी, कंपाइलर। और दूसरा जो है उसको हम कहेंगे इंटरप्रेटर। इसके कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, मैं लिखवा दूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इसमें भी बच्चों को, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ जी। कंपाइलर और इंटरप्रेटर असल में करते क्या हैं, लिखिए जी कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर रीड द इंटायर सोर्स कोड, ठीक है, पॉइंट हम बनाते जाएंगे। ये इंटायर यानी कि कंप्लीट सोर्स कोड को रीड करता है, इंटायर सोर्स कोड, ओके, रीड द इंटायर सोर्स कोड। तो ये क्या करता है, ये इसका पॉइंट आप लिख लें 1, लाइन बाय लाइन। ये मेजर फ़र्क है जो हम अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं एंटी टेस्ट में या वैसे भी नॉर्मल क्लास में भी। अच्छा, ये कन्वर्ट करता है उसको किस में, कन्वर्ट दी सोर्स कोड इनटू बाइनरी। ये भी क्या करता है, ये भी कन्वर्ट करता है इनटू बाइनरी, एक ही बात है, ओके। तीसरा पॉइंट, इसके प्रोसेस को कंपाइलेशन कहते हैं। इसके प्रोसेस को बच्चों इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ठीक है, जो इंटरप्रिटेशन करता है, ओके। और इसमें क्या है जी, हाँ एक फ़र्क और, ये जो है चौथे पॉइंट पे, ये फास्ट स्पीड कन्वर्जन करता है। फास्ट है, बस आप आगे अब लिख लेना फास्ट स्पीड कन्वर्जन जो भी, ठीक है। और ये लो स्पीड है। पांचवा पॉइंट बी देखें इसके अंदर जी, फिफ्थ पॉइंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर ओनली वन टाइम एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये क्या है, ये वन टाइम एक दफ़ा आपने इसका बटन प्रेस किया ये पूरी एग्जीक्यूशन करेगा, जस्ट एक ही बार, ठीक है, वन टाइम एग्जीक्यूशन। इसको आप वो F8 का बटन है, आप जितनी बार मर्जी प्रेस करते जाएं तो आप कह सकते हैं मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूशन। आपको पता है ये जो आप लोगों का IDE होता है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, किसी भी लैंग्वेज का जो, जिसको आप किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर भी कहते हैं, तो उसके अंदर ये दोनों ही मौजूद होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये है कि पूरा कोड नंबर 6 इसका देख लें जी। कंप्लीट कोड जो है वो जो है वो पहले कन्वर्ट होता है, देन रिजल्ट्स आते हैं, देन रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है छठे में, इसमें लाइन एक चलती है उसका रिज़ल्ट आ जाता है, फिर ये 1.1.1 6.1 ये 6.2, फिर दूसरी लाइन चलेगी सेकंड लाइन, तो फिर उस सेकंड लाइन का रिज़ल्ट आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसमें लाइन बाय लाइन सारी की सारी स्टोरी चलती है, लाइनें 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती हैं, ओके। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये आप लोगों के पास आ गए जी। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं, की नोट्स हैं, वो भी ज़रा लिख लिए। सोर्स प्रोग्राम इज़ कन्वर्ट इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड थ्रू डिफरेंट प्रोसेस लाइफ प्री कंपाइलेशन, कंपाइलेशन, असेंबलिंग एंड लिंकिंग, ठीक है। ये की नोट भी लिख लें, आप लोगों को लैंग्वेज के कन्वर्जन के अंदर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जो जितने भी सोर्स कोड हैं ये कन्वर्ट होते हैं किस में, 0110 में, बाय यूजिंग सम प्रोसेस, ठीक है। वो प्रोसेस कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले प्री कंपाइलेशन। अब ये भी एक प्रोसेस है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा जब मैं आपको प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद कंपाइलेशन,
नंबर 3 लिंकिंग भी एक प्रोसेस है जो इस काम के लिए यूज़ होता है। और चौथा पॉइंट जो इसमें हम यूज़ करते हैं बच्चों वो असेंबलिंग, ठीक है। तो दीज आर द एक्चुअली प्रोसेस जो कि ING असेंबलिंग, ठीक है। ये असल में वो प्रोसेस हैं जो आपके सोर्स कोड्स को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड्स के अंदर, ठीक है। तो अब वो कितने हैं, वो 4 होते हैं, ये भी नोट कर लें ज़रा जल्दी से, एंटी टेस्ट में आता है जी। अच्छा, उसके बाद वो वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट से है, वो मैं जब वेरिएबल कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें आप लोगों को वो चीज़ें डिस्कस करवाऊँगा। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की। तो देखते हैं जी सी लैंग्वेज में एंटी टेस्ट के हवाले से क्या आपने पढ़ा तो हुआ है सारा उसको, लेकिन हमने रिकॉल करना है अकॉर्डिंग टू एंटी टेस्ट। तो एंटी टेस्ट से प्रोस्पेक्टिव से जो चीज़ें आप इसमें नोट करेंगे लैंग्वेजेस के बारे में, वो सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर है जी वो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को ज़रा देखिए, हिस्ट्री आप लोगों को पहले ही पता है, उसमें मैं रिकॉल कर दूँ 30 सेकंड में, हिस्ट्री ऑफ सी, ठीक है। तो बेटा इसमें जो पहला पॉइंट है वो है AT&T बेल लैब, ओके। ये लैब है जिसमें काम हुआ, कब हुआ ये बताइए ज़रा, 1972 में आई थिंक, ठीक है। नंबर 3 कौन से थी वो जी, डायनस रिची, ठीक है, ये साइंटिस्ट था। उसके बाद ये काम किस पे कर रहा था, बी लैंग्वेज के। इसने जो उसको कोड दिया, सोर्स कोड, उसने उसके, अब वो कोड जो था वो बाय मिस्टेक उसको ये लगता था कि ये गलत है, लेकिन मशीन ने उसको एक्सेप्ट किया। क्या किया मशीन ने, एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर रिजल्ट्स दिए, ठीक है, रिजल्ट्स आ गए। तो उसने कहा जी आज के बाद बी नहीं, हम 6 पॉइंट पे चले जाते हैं, आज के बाद सी लैंग्वेज, फिर सी को आगे C++, C#, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपग्रेडेशंस इसके अंदर आती गई, स्टिल अभी भी ये यूज़ हो रही है। और ये फर्स्ट टाइम किस में, वो ANSI ऑपरेटिंग सिस्टम, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स वगैरह, ठीक है, उसका कोई वो यूनिक्स, पता नहीं कि लिनक्स के लिए ये यूज़ हुई थी। अगर आप इसकी हिस्ट्री को एक दफ़ा रिकॉल करें लैंग्वेजेस की, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री को, तो उसके अंदर ये पैराग्राफ है, बट दे आर द की पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ओके। इसमें से कोई चीज़ में से ये कॉल इसलिए की है कि आपको पता हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों वो होता है, एक प्रोग्राम डिफरेंट किस्म के फेजेस से गुजरता है, ठीक है। हमने अभी जस्ट वो प्रोसेस, अभी 4 प्रोसेस लिखे थे जो कि कन्वर्जन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेस जिसमें प्री कंपाइलिंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग, ये वो प्रोसेस हैं जो कन्वर्जन प्रोसेस हैं। लेकिन आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट किस्म के फेजेस और स्टेप्स में से गुजरता है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के फेजेस और स्टेप्स जो हैं उनको हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ा दूँ। प्रोग्रामिंग जो है, एक होती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है, और एक होती है जनाब अनस्ट्रक्चर्ड। ये दोनों पता है आपको, जिसको नहीं पता वो नोट कर ली। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं फंक्शंस, ओके, और इसके अंदर लेस एरर्स होती हैं, ठीक है, एरर चांस कम होता है। ये जो होती है ये स्ट्रेट प्रोग्रामिंग होती है और उसके अंदर चांस ऑफ एरर्स जो होते हैं CHANCE, चांस ऑफ एरर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें ये अगर हम इसको अगर हम डिफ़ाइन करें इसको, तो ये ऐसे, मतलब आपके पास ये एक पूरा कोड है, तो कोड्स एक्चुअली हैड देयर ओन ब्लॉक्स, बात फॉलो कर रहे हो, अपने अपने ब्लॉक्स में चलते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कोई ब्लॉक नहीं, प्रोग्राम एक साइड से शुरू होता है और एंड पे जाके एंड हो जाता है। इसमें अगर आपने एरर फाइंड करना है तो आप उसके पर्टिकुलर ब्लॉक में जाएंगे, ठीक है, इसीलिए ये इजी टू बी डीबग है। क्या है, इजी टू डीबग, इसकी डिबगिंग प्रोसेस जो है वो इजी है। और ये जो है इसमें आप लोगों को लाइन 1 से लेकर 100 लाइन तक सारा कोड जो होता है, इसीलिए ये डिफ़िकल्ट टू डीबग है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग पैरेलल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। पैरेलल प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि मल्टीपल प्रोग्रामर जो हैं वो सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को पैरेलल प्रोग्रामिंग, नॉट पैरेलल प्रोग्रामिंग, फ़र्क समझ रहे हो। तो ये जनाब एक स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स थी जिसको हमने डिस्कस किया। तो सी जो है ना बच्चों, सी लैंग्वेज जिसकी अभी आपने हिस्ट्री डिस्कस की, सी जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी है और इतनी फ्लेक्सिबल है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी है, ठीक है। थोड़ा स्पीड से लिखना पड़ता है टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो आप ज़रा इसको स्पेलिंग वगैरह देखते जाइए। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, इसका फ़र्क आपको समझा दिया दोनों का, ओके। तो सी के बारे में आपको ये भी क्लियर हो गया कि सी क्या है। तो सी के जो डिफरेंट किस्म के फेजेस हैं जिनको यूज़ करके प्रोग्राम बनते हैं, हम वो डिस्कस करने लगे हैं जी।
वो फेजेस क्या हैं, वन बाय वन हम उनको देखते हैं, जिसको हम अप्रोच भी कहते हैं। सबसे पहला मैं आपको लिस्ट अप करवा दूँ। सबसे पहला राइट करते हैं हम प्रोग्राम को, दूसरा हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, तीसरा हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है, चौथा आगे करके लिखूंगा क्योंकि ये मशीन एंड की बातें हैं जो मैं अभी करने लगा हूँ। कंपाइल के बाद जो प्रोग्राम है वो जनाब लिंक होता है, लिंकिंग का प्रोग्राम। पांचवा वो प्रोग्राम लोड होता है। छठा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ये यूज़र एंड या प्रोग्रामर एंड की बातें हैं तीनों, और ये जो हैं तीनों बातें ये आपको मैंने अभी बता दिया मशीन एंड की बातें। कंपाइलर आपका खुद से करता है, आईडीई करता है, ये फ़र्क भी समझ लें। इसमें से एक दफ़ा आया था बताएं ये किस एंड की, तो बच्चे कंफ्यूज थे कि पता नहीं ये किस एंड की। मतलब ये काम आपको करने पड़ते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है। आपको जस्ट एक दफ़ा बटन प्रेस करना, सारे काम खुद से हो जाते हैं। अब इनके हम की पॉइंट्स देख लें। ये है क्या जी, वन बाय वन। राइटिंग का मतलब है जी आप किसी आईडीई में जो प्रोग्रामर है वो कोड लिखेगा इसका, ठीक है, पहली बात। उसके बाद सेव, आपको पता आप F4 की या कोई भी जो भी प्रोग्रामिंग वाइज में वेरी करती है, आप इसको शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं किसके ऊपर, हार्ड डिस्क या आप कह सकते हैं जी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर आप इसको शिफ्ट करते हैं। कंपाइल जो है ये आपको पता है जी वो प्रोसेस है जिसमें आपका सोर्स कोड कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कंपाइल कहते हैं। अब ये जो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं इसकी डायग्राम, तो मैंने ये कहा ये स्टार्ट है, मतलब हम राइट करेंगे, राइट के बाद हम करेंगे दूसरा पॉइंट जो वो हम सेव करेंगे, ठीक है, और सेव के बाद हम इसको करेंगे कंपाइल। तो कंपाइल के बाद बच्चों क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कोड। अब ऑब्जेक्ट कोड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होता है ना वो चलने के काबिल नहीं होता, इसीलिए ये एक अनदर फंक्शन की तरफ जाता है। उस अनदर फंक्शन को क्या कहते हैं, उसको लिंकिंग कहते हैं। अब लिंकिंग क्या है जी, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स, आप ये कह लें कि सी लैंग्वेज की कुछ पॉकेट फाइल्स हैं। क्या हैं, पॉकेट फाइल्स। उन पॉकेट फाइल्स को असल में लिंक किया जाता है आपके किस कोड के साथ, ऑब्जेक्ट कोड के साथ। तो देन एक न्यू लाइन बनती है जिसको आप .exe फाइल कहते हैं। तो ये एंट्री टेस्ट में MCQs भी आता है, बताएं जी लिंकर करता क्या है, या ये भी आता है जी .exe कैसे जनरेट होती है। तो भाई वो लिंकिंग प्रोसेस से होती है, और करता कौन है, लिंकर। लिंकर क्या है आपको पता है, एक प्रोग्राम है। क्या है, एक प्रोग्राम है छोटा सा जो कि आपके IDE के अंदर बिल्ट इन होता है, ठीक है, उसके अंदर पहले से मौजूद होता है, उसको आप यूज़ करते हैं। फ़र्क समझ रहे हो, .exe बन गई। उसके बाद एक लोडर है जी, लोडर क्या करता है, चले हम ऐसा करते हैं अपनी डायग्राम पे वापस आते हैं। एग्जी करने के बाद आप आ गए यहाँ पे, तो यहाँ आ गया जी लोडर। ये प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि ये अनदर साइड से होके आता है वापस, ये प्रोसेस भी नहीं होगा, ये दोनों प्रोसेस नहीं होंगे। डायग्राम समझ आ रही है, मतलब आप लोग यहाँ से राइटिंग, सेविंग, उसके बाद कंपाइलिंग के बाद ऑब्जेक्ट कोड स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता, वो जाता है अनदर फंक्शन जिसमें लिंकर आता है। लिंकर कुछ लाइब्रेरी पॉकेट फाइल्स उसके साथ अटैच करता है, तो .exe बनती है, .exe वापस आती है। तो फिर लोडर वो जनाब इसको लोड करता है। इसकी डेफिनेशन देख लें ज़रा, लोड कहाँ करता है, CPU एंड मेमोरी के अंदर। कौन सी मेमोरी, रैम के अंदर और रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है, जहाँ से वो लोड होता है। और लोडिंग इसी प्रोसेस। अब लोडर क्या है भाई, लोडर इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम, सेम लाइक लिंकर, ये भी एक स्मॉल प्रोग्राम है, ठीक है। और ये करता क्या है जनाब, ये एरर फाइंड करता है, और सॉरी नहीं, नो एरर फाइंड्स। कंपाइलर जो लोडर जो है वो आपके प्रोग्राम को लोड करता है, कहाँ पे, CPU रजिस्टर्स के अंदर। ये अभी आपने पढ़ा, ठीक है, CPU रजिस्टर रैम के अंदर। अच्छा, जब ये लोड हो गया तो उसके बाद फिर बेटा CPU ने इसको चलाना होता है, जिसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। अब इसमें ये जो आप लोगों ने स्टार्ट के बाद सेव, उसके बाद कंपाइल। अब कंपाइल जो है, कंपाइलर वो डिफरेंट किस्म के काम चेक कर रहा होता है। एक वो ये चेक कर रहा है जनाब कि ये जो कोड इस बंदे ने लिखा है, जिस कोड को ये चलाने की कोशिश कर रहा है, वो कोड जो है वो
अकॉर्डिंग टू दी जो लैंग्वेज प्रोटोटाइप है, मतलब जो जो चीज़ें इसने लिखी हैं वो इस लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हैं। अगर तो वो नहीं होते तो कंपाइलर जो है ना वो इसके लिए फिर एरर जनरेट कर देता है। क्या जनरेट कर देता है? एरर्स। और एरर्स को आपको पता है हम प्रोग्रामिंग के अंदर कहते हैं बग्स। अब बग्स आ गई, बग्स फिर रिमूव करने के लिए आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है विच इज़ कॉल्ड डीबगिंग। अब डीबगिंग जो है वो एक प्रोसेस है जो दो काम करता है। मसलन सबसे पहले फाइंडिंग एरर्स, इसका काम फाइंडिंग एरर्स, दूसरा रिमूविंग एरर्स एंड करेक्टिंग देम। ठीक है, इसने दोनों काम करने होते हैं। ये तो अब सर एरर्स कितनी है, ये कोई नया टॉपिक है जनाब? बिल्कुल, इसके अंदर 3 टाइप्स एरर्स आती हैं, जिसमें एक सबसे पहले सिंटैक्स है, ठीक है, उसके बाद दूसरी जो होगी वो कौन सी है जी? लॉजिकल, और तीसरी जो होगी वो कौन सी होगी? रन टाइम। तो ये 3 टाइप्स ऑफ एरर्स भी हैं जो प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। अगर आप इसको यहाँ खड़े होकर देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो आप लोग इस प्रोसेस से बाहर नहीं जाते, इसी प्रोसेस में रहते हैं स्टार्ट से एग्जीक्यूशन तक, बट डिफरेंट किस्म के फेजेस हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसको जल्दी से आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, यही की पॉइंट्स हैं। मैं रिमूव करने लगा हूँ, हम चलते हैं प्रोग्रामिंग एरर्स के ऊपर। याद रखो, प्रोग्रामिंग एरर्स का मतलब ये है, ये कंपाइलिंग टाइम का स्टेप है। ठीक है, जो एरर फाइंड करता है वो मैंने आपको बताया। सबसे पहली कौन सी आ गई? सिंटैक्स। अब बेटा सिंटैक्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पता है आप एक लेटर लिखते हैं तो उसमें आप लिखते हैं जी एग्जामिनेशन हॉल सिटी कोमा A.B.C माय रिस्पेक्टेड सर, ये डियर सर कोमा आगे आपने सारी जो चीज़ लिखी, एंड पे X.Y.Z जो। अच्छा मुझे बताइए, ये आपको किसने बताया? ये आपकी इंग्लिश के टीचर ने आपको बताया कि जनाब ये जब भी कभी आपने एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से आपने वो लिखनी है, लेटर वगैरह लिखना है, तो आपने उसको इस फॉर्मेट के अंदर लिखना है। ठीक है, अब इसमें से आप कोई भी एक कॉमा मिस कर गए, लेट्स सपोज आपने हॉल के बाद कॉमा लगाना था, मिस कर गए, तो टीचर क्या करेंगे? टीचर जनाब रेड पेन के साथ इसको अंडरलाइन कर देंगे, जनाब ये मिस है, यहाँ पे योर्स आना था वो मिस है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद कॉमा आना था वो मिस है। इस तरह डिफरेंट किस्म की मिस्टेक्स आपको निकाल दी जाएंगी। बेसिकली आपका लिखा गया लेटर कंपेयर किया जा रहा है स्टैंडर्ड के साथ। अब स्टैंडर्ड क्या है? वो लेटर जो होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। तो इन दोनों के दरमियान में कुछ एरर्स आ गई, जिसको हम कहते हैं कि ये सिंटैक्स का फॉल्ट है। आपने लॉजिकली या ग्रामेटिकली चेक ही नहीं किया कि इसमें कौन कौन सी एरर्स आ रही। तो जो ग्रामेटिकल एरर्स आती हैं, इस तरह आपको पता है ना लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, अभी मैं अगला टॉपिक वही है लैंग्वेज स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपको बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें लिंक कैसे हैं और जुड़ी कैसे हुई हैं और वो स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है। अगर आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज आप लोगों को पता है जी आपके जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं उसके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स होने चाहिए। ये डी लिमिटर से स्टार्ट होना चाहिए, डी लिमिटर पे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग आपको पता है प्री प्रोसेसर जो वो हैश इंक्लूड, ये आप लोगों ने लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लिखनी है तो वो लिखनी है। ठीक है, वॉइड मेन वॉइड कुछ भी कॉमास हैं, जैसे आप लोगों ने अगर इफ़ एल्स लगाई है तो इफ़ के बाद कंडीशन पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स नहीं लगाने, आपने लगाए। तो मतलब जब आप इसके ग्रामेटिकल मिस्टेक की तरफ जाएंगे तो उनको कहते हैं जनाब ये सिंटैक्स एरर्स हैं। कौन सी एरर है? सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर्स आर दी एरर्स जिसमें आपका जो कंपाइलर है वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को देखता है। अगर वो आपने प्रॉपर आपके स्टैंडर्ड सिंटैक्स के प्रॉपर लिखा हुआ है तो कोई एरर नहीं आएगा, इस कॉल्ड सिंटैक्स। उसके बाद दूसरा जो है वो है लॉजिकल एरर। कौन सी बच्चों? लॉजिकल एरर। अब ये लॉजिकल एरर्स क्या है? ये बैड लॉजिक है जनाब, और आपको पता है इसके बारे में पहली बात ये है कि ये बैड लॉजिक, दूसरा इसको हार्ड टू फाइंड है। ठीक है, पता ही नहीं चलता। मतलब मैंने आपको कहा जी कोड लिखें जिसमें 3 + x और y को जमा करना है, आपने इसकी जगह पे जस्ट ऑपरेटर डाला, रिजल्ट 3 + 5 8 आने की बजाय 3 × 5/15 आ रहा होगा। अब ये रिजल्ट तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बट ये रॉन्ग आउटपुट है, हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो रॉन्ग आउटपुट देख के इसका हमें पता चलता है, इसीलिए ये हार्ड टू फाइंड आउट है, इसीलिए इसका नाम लॉजिकल एरर है। एक तीसरी एरर है, उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। कौन सी एरर? रन टाइम एरर्स। ये क्या है? दुनिया में ना बेटा सम ओपन प्रॉब्लम्स हैं, ये समझ लें। ये वर्ड क्या है? ओपन प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका भी सोल्यूशन ही नहीं है। तो जिनका सोल्यूशन नहीं है आप उनको कंप्यूटर के अंदर उसके एल्गोरिदम्स में भी उनको यूज़ नहीं कर सकते। मसलन आप लोगों के टीचर ने आपको बताया जी जो नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करें ये -14 का स्क्वायर रूट नहीं है।
ठीक है। तो ये अब ये क्या प्रॉब्लम, ये असल में मैथ्स की प्रॉब्लम है, कंप्यूटर प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मैथ्स की प्रॉब्लम है, मैथ्स में अगर इसका सोल्यूशन नहीं है तो आप इसको कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स के में शिफ्ट नहीं कर सकते। अब कंप्यूटर एल्गोरिदम में जो शिफ्ट नहीं है वो आप फिर कंप्यूटर से परफॉर्म भी नहीं करवा सकते मत, ठीक है। तो आप कंप्यूटर को कोई ऐसे नंबर, जैसे आप कहें जी इन्फिनिटी को मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी, वो तो ऑलरेडी है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम जो कि इलीगल ऑपरेशंस हैं, कौन से ऑपरेशन हैं, इलीगल ऑपरेशंस, और हम मशीन को बाय कमांड, जैसे आपकी बुक में बड़ी अच्छी एग्जांपल है जी, एनी एन नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो भी मिस्टेक आएगी, मैथमेटिकल एरर आता है। क्यों? क्योंकि 6 या 9 या कोई भी नंबर उसको अगर आप ज़ीरो से डिवाइड, तो ये मैथ मिस्टेक्स है, ये कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स में है ही नहीं। तो जो ओपन प्रॉब्लम जिनका दुनिया में सोल्यूशन नहीं है ना, ठीक है, दुनिया में जिनका अभी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैट्स में सोल्यूशन नहीं है, अगर आप ऐसी कोई चीज़ कंप्यूटर को दे दें तो वो कंप्यूटर एल्गोरिदम्स में भी नहीं होगी, तो कंप्यूटर उसके ऊपर एरर जनरेट करेगा, उसको हम फिर रन टाइम एरर कहते हैं। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। जल्दी से वेरी क्विकली हम देखते हैं लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आ गया जी हैश इंक्लूड। एक प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हमने फॉलो करना होता है, उनको हम लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ बच्चों हम इसके अंदर देखेंगे जी वो आ गया जी हैश इंक्लूड स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। वो देखते हैं 2 तरह की चीज़ें होती हैं जिनको आप लोग यूज़ करते हैं बेटा इसके अंदर, लैंग्वेज के अंदर। आपको पता है लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो लेक्सिकल स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको थोड़ा लाइब्रेरीज और हेडर फाइल्स का कॉन्सेप्ट समझा दूं, ठीक है, तो फिर हम उसके बाद चलते हैं कि ये काम कैसे। याद रखो, फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक अलमारी है, इसको थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंड। इस अलमारी का नाम है maths.h, ये है जनाब physics.h, ये है जनाब stat.h, ठीक है। तो ये सारी की सारी इस लाइब्रेरी का जो मेन जो असल इसका नाम है वो है जी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, लेकिन इसके अंदर सब लाइब्रेरीज भी हैं। अब जब कभी भी आप अपना कोड लिखते हैं ना, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे कोड लिखना शुरू किया तो आपने लिखा जी हैश इंक्लूड, उसके बाद stdio.h, तो ये असल में ये आपने क्या किया, आपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया किस में, अपने कोड में। अब उसके अंदर फिर सब लाइब्रेरीज़ हैं, हर एक लाइब्रेरी के पास उसकी प्रॉब्लम का, अब आपने फ़र्ज़ करो स्क्वायर रूट फाइंड करना है या आपने पावर ऑफ नंबर लेनी है, तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो अब इनका जो सोल्यूशन है ना वो असल में इस लाइब्रेरी के पास है, maths.h के पास। तो फिर आपको इसी तरह इंक्लूड करनी पड़ेगी इसकी सब लाइब्रेरी भी, हैश इंक्लूड maths.h, इस तरह की थाउजेंड्स लाइब्रेरी हैं, समझ आ गई। तो ये लाइब्रेरीज जो हैं वो असल में आपके कंपाइलर को बताती हैं कि व्हाट टू डू विद दिस कोड, आपने जो कोड लिखा है यहाँ पे उस कोड के साथ आपने करना क्या है, ये असल में लाइब्रेरी को पता होता है। लेकिन फिर भी इसके अंदर 2 चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं अक्सर टॉपिक के अंदर, एक है लाइब्रेरी और दूसरी है बेटा हेडर फाइल्स। इन दोनों का फ़र्क समझ लें आप लोग। पहले लाइब्रेरी की बात करते हैं। लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर द एक्चुअल फंक्शन इज, अच्छा मैं आपको पहले हेडर फाइल बताता हूँ। हेडर फाइल द फाइल दैट टेल द कंपाइलर हाउ टू कॉल सम फंक्शनैलिटी, ठीक है। अच्छा हेडर फाइल्स ने जस्ट कॉल करना होता है, क्या करना होता है, कॉल करना है, और इसको ये पता नहीं होता कि असल में फंक्शनैलिटी है क्या। दे डोंट नो अबाउट फंक्शनैलिटी, मतलब आपने 3+4 करना है तो इसको ये नहीं पता कि ये जमा होना है, माइनस होना है, क्या होना है, ये जस्ट उसको 3+4 को कॉल करेगी, ओके, ये करती है। उसके बाद जी दे कंटेन दी फंक्शन प्रोटोटाइप्स, यस इसको पता होता है जी फंक्शन का रूल जो है, ठीक है, फंक्शन असल में बना किस काम के लिए और इसने काम करना कैसे है, तो उसकी वो प्रोटोटाइप्स होगी, दे कॉल दी फंक्शन प्रोटोटाइप्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट हैश इंक्लूड यूज़ दीज हेडर फाइल्स, ठीक है, और ये जो हैश इंक्लूड वगैरह वो इसके अंदर यूज़ होता है जी। हैश इंक्लूड जैसे ये आप लोगों ने अभी किया, हैश इंक्लूड जो है वो stdio.h वगैरह को हेडर करें। और उसके बाद आपको पता है जी ये इसका हो गया जी चौथा पॉइंट। पाँचवें पॉइंट में आप देखें कि .h जो है वो इसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं लाइब्रेरी के ऊपर। लाइब्रेरी क्या है जी, लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर द एक्चुअल फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। इसको पहला पॉइंट, इसको एक्चुअल
जो काम होना होता है, जो भी परफॉर्मेंस होनी है, ठीक है, पावर स्क्वायर रूट जो भी लेनी है वो इसको एक्चुअल पता होता है। तो एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऑफ योर प्रोग्राम, असल में आपके प्रोग्राम ने काम करना क्या है, ये लाइब्रेरी को पता होता है। हेडर फाइल जस्ट उसको कॉल करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका और पॉइंट भी देखें जी, द कंटेन फंक्शन बॉडी लाइब्रेरी हैव मेनली 2 कैटेगरीज, ठीक है। इसकी जनाब 2 कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज। ये आपको जस्ट इनके नाम याद करने, आगे पढ़ने नहीं है। एक होती है स्टैटिक लाइब्रेरी और एक होती है बच्चों डायनेमिक, ठीक है। सिर्फ इनके नाम याद करने, आपने आगे इनको पढ़ना नहीं है। याद रखो, जिस किस्म की प्रॉब्लम आप लोग अपनी हेडर प्रॉब्लम आपने अपने कोड में लिखनी है, आप उसके लिए लिखते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल जाती है लाइब्रेरी में, उसकी हेडर होती है, आगे लाइब्रेरी में मल्टीपल जो समझ लें कि फाइल्स मौजूद हैं, हर फाइल्स के अंदर उसका रेलिवेंट। जैसे फ़र्ज़ करो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना है, तो ये फिज़िक्स का फार्मूला है, तो मुझे यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी किसकी लाइब्रेरी, हैश इंक्लूड physics.h, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ इस पूरे रैक के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी बुक्स हैं, सारी की सारी वो फिज़िक्स से रेलिवेंट है, तो हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका कोई और फ़र्क भी समझ लें, दे कंटेन फंक्शन डिक्लेरेशन। ये जो हेडर फाइल्स हैं ये फंक्शन डिक्लेरेशन वगैरह इनके पास मौजूद होती है, और जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं उनके पास फंक्शन डेफिनेशंस होती है। ये भी हेडर फाइल फंक्शन डिक्लेरेशन, लाइब्रेरी फाइल फंक्शन डेफिनेशंस, ठीक है, ये फ़र्क समझ आ गया। उसके बाद देर आर वेरिएबल इनसाइड दी इंक्लूड सब लाइब्रेरीज़, ये जो इसकी सब लाइब्रेरीज़ हैं उसके अंदर इसके वेरिएबल्स भी डिक्लेयर होते हैं। देर आर अवेलेबल LIB सब लाइब्रेरीज़, ठीक है, वो इसके स्पेसिफिक वर्ड है जिसको हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका और डिफरेंस देखें जी, हेडर फाइल्स आर ह्यूमन रीडेबल्स, ठीक है, ह्यूमन रीडेबल हैं, आप लोग बड़ी आसानी से इनको, सिंस दे आर इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड, अगर ये सोर्स कोड के अंदर लिखी हुई हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइब्रेरी फाइल्स आर नॉन ह्यूमन रीडेबल, ठीक है, ये सिंस दे आर इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड्स। हेडर फाइल्स इन और प्रोग्राम्स आर इंक्लूड बाय यूजिंग कमांड हैश इंक्लूड। हम हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में हैश इंक्लूड, इसमें हैश जो है ये प्री प्रोसेसर, ठीक है, तो इसको यूज़ करके हम अपने कोड के अंदर इसको इन्वॉल्व करते हैं। और लाइब्रेरी फाइल्स इन प्रोग्राम्स आर इंक्लूड द लास्ट स्टेज ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड लिंकर। और ये जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना प्रोसेस, तो लिंकर जो है वो मैंने आपको कहा था, दे ऑलवेज यूज ऐड सम लाइब्रेरी फाइल्स, इसी प्रोसेस को तो हम लिंकिंग कहते हैं और यही तो लिंकर करता है। अब आप कहते हैं सर हम तो ऑलरेडी हैश इंक्लूड stdio.h लिख चुके हैं, तो हमने तो ऑलरेडी, नहीं भाई, आपने जस्ट अभी लाइब्रेरी इंक्लूड की अपने प्रोग्राम में। बेसिकली आपका जो प्रोग्राम का पोर्शन है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक वो पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है। ये वाला पोर्शन सारा का सारा प्री प्रोसेसर्स होता है, ठीक है, इसका आपके प्रोग्राम से ताल्लुक कोई नहीं होता, लेकिन इसने बस उसको कॉल करना होता है, चलाना होता है। अब आपके प्रोग्राम में जो आपने लाइनें लिखी इसका मतलब क्या है, ये लाइब्रेरी को पता होता है, और लाइब्रेरी जो है वो आपको पता है फिर लिंकर के थ्रू आपके, यही तो कहते हैं कि सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन फिर भी वो चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसकी जो मीनिंग है, जो उसकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी, जो उसने काम करना है, जो भी आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी हैं सोर्स कोड में, वो जब तक लाइब्रेरी या लिंकर उसको लिंक नहीं करता आपके ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होती। बस यही फिनोमेना है इसका सारा सोर्स कोड। और उसके बाद आ गया हमारे पास प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी, जिसको हम हैश इंक्लूड वगैरह कहते हैं। ये क्या है? ये आप लोगों को पता है जी, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज वो ऐसा पोर्शन है आपके प्रोग्राम का जिसको हम यूज़ तो करते हैं इसके अंदर। इसकी मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखवा दूँ प्री प्रोसेसर्स की, ठीक है। ये एक लाइन है, इसके अंदर कई वर्डिंग है, वो वर्डिंग आप लोगों ने यूज़ करनी। बेटा ये जो हैश इंक्लूड है, मैंने अभी आपको बता दिया, ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन, ये पोर्शन जस्ट आपके प्रोग्राम को कॉल करता है, चलाता है। एक्चुअल मीनिंग सारी चीज़ें इस पोर्शन में होती हैं। ये पोर्शन लाइब्रेरी से लिंक है, ये है प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड के बारे में पहली बात, बिफोर अ सी प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड इन अ कंपाइलर, सोर्स कोड इज़ प्रोसेस्ड बाय प्रोग्राम कॉल्ड प्री प्रोसेस। ये अगर आपका कोड चलना है तो इसके चलने से पहले भी कुछ प्री प्रोसेसिंग्स होती हैं, कुछ काम पहले होते हैं। फ़र्ज़ करें आपने परसेंटेज निकालनी है, तो आप कुछ नंबर्स को पहले जमा करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, फिर हम परसेंटेज फार्मूला। अब परसेंटेज फार्मूला से पीछे आपने जितना काम किया उसको हम प्री प्रोसेसिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये आपका प्रोग्राम है, इस डिलिमिटर से लेकर यहाँ तक, ये चलने से पहले इसको कुछ प्री प्रोसेसर्स करने पड़ते हैं, जो कि ये होते हैं हैश इंक्लूड, ठीक है। तो कंपाइलर जो है वो हमेशा आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने से पहले, ये ट्रांसलेट
ट्रांसलेट करने से पहले कुछ और फंक्शन भी चलाता है जिनको प्री प्रोसेसर्स कहते हैं। ओके, एंड दिस प्रोसेस एक्चुअली कॉल्ड प्री प्रोसेसर्स एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग। वो प्रोग्राम जो इसको चलाता है वो प्री प्रोसेसर है, और इस पूरे फंक्शन को जिसमें ये प्रोग्राम चलता है उसको हम प्री प्रोसेसिंग्स कहते हैं। कमांड यूज इन प्री प्रोसेसर आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब आपको समझ आया, मैंने 3 वर्ड बोले, एक है प्री प्रोसेसर, ये वो प्रोग्राम है जो इसको कंपाइल करता है। ओके, उसके बाद दूसरा है प्री प्रोसेसिंग ING, ये वो प्रोसेस है जो इसको चलाने के प्रोसेस को हम प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे डीबगिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, डीबगिंग एक प्रोसेस है और बग्स एक एरर है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरे जो कमांड यूज होती है इस सारे काम के लिए उसको हम कहते हैं हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। उस कमांड को हम हैश इंक्लूड वगैरह से इंडिकेट करते हैं। जैसे हैश, अब ये आपको पता है, फिर कई तरह की हैं लेकिन आपकी बुक में 2 का जिक्र है, मैं दोनों आपको बता दूं, हैश इंक्लूड और उसके बाद आ गया हैश डिफाइन। एक आ गया हैश इंक्लूड और एक हैश डिफाइन। आपको पता है ये दोनों प्री प्रोसेसर जो है इसके अंदर यूज़ होते हैं। और उसके बाद आपका ये जो पॉइंट है जो एग्जीक्यूटिंग और ये सी लैंग्वेज का और सी स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स आपको पता ही है। ये मैं बातें आपको इसलिए नहीं बताता, कॉमास वगैरह जो ये एंड पे जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स आते हैं, क्योंकि ये जनरल बातें, आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं मुझे उसको दूर करना है। मुझे आपको प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ानी, ना इंटर लेवल की प्रोग्रामिंग पढ़ानी, उसके एडवांस लेफ़्ट राइट जो चीज़ें जो आपको सारा साल समझ नहीं आती वो डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। होप सो आप लोगों ने यहाँ से कुछ नई लर्निंग की होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।